मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 120-121। अयान निशा को बोलता है तुम कहाँ गई थी। इसे बोलते हैं मिस्टर सिंघानिया से बात करनी है। ये सुनकर आदि बोलता है क्या तुम्हें कुछ पता चला। इसे कुछ भी नहीं बोलता और अपना फ़ोन निकालकर उसमें एक रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और फिर पीछे हटकर वहाँ पर बैठ जाती है और आदि और अयान उसको ध्यान से सुनाने लगते हैं। जो वह मिस्टर सिंघानी और ईश्वर की पूरी बात सुनते हैं तो वह दोनों थोड़े हैरान भी थे और परेशान भी थे। तभी आदि को सोते हुए ईशा की तरफ देखकर बोलता है तुमने उन्हें कहा कि मिस्टर सिंघानिया के भाई थे और माँ की बहन थी, लेकिन जब तुमने ये दोनों चीज़ों का जिक्र किया तब मिस्टर सिंह ने गुस्से में अच्छी है क्या ऐसा हो सकता है कि वह दोनों बहुत रिलेट करते हैं इन सारी प्रॉब्लम से। ये सुनकर ईशा बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि इन चारों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी और इन चारों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट भी मिस्टर सिंघानिया के भाई और आशा जी की बहन की वजह से ही हुआ है। अयान बोलता है मुझे भी लगता है। तुमने सुना ना अभिनव अंकल ने क्या कहा, उन चारों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। अगर इतनी अच्छी दोस्ती थी तो एक दूसरे के लिए अपनी प्यार को तुम बहुत आराम से कुर्बान कर सकते थे। इतनी अच्छी दोस्ती होती तो शायद मन ऐसा कुछ करती नहीं। ईशा बोलती है मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर सिंघानिया और मिसेज मल्होत्रा यानी कि आशा जी मेरी माँ और देवांश अंकल को गलत समझते हैं। ये कुछ ऐसा है जो मिस्टर अभिनव हमें बताना ही नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ छुपी हुई है, ये गलत बताई गई है। आदि बोलता है तुम कहना क्या चाहती हो। ईशा बोलते अगर मैं साफ लफ्जों में कहूँ तो मिसेज मल्होत्रा यानी कि तुम दोनों की माँ ने सबको उलझा के रखा है। अभिनव जी को लगता है कि वह सही है, हर पॉइंट व्यू से वह सही दिखती है और मेरी माँ और देवांश शंकर हर जगह से गलत दिखाते। इसका साफ मतलब यह है कि वह बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसा हो तो बिल्कुल भी नहीं सकता। उन्होंने अपनी इमेज कुछ इस तरीके से बने कि हर जगह उनकी इमेज अच्छी दिखती है। ये सुनकर अयान बोलना ईशा हमने उनका लेटर पढ़ा था, जरूरी नहीं है वह हर जगह गलत ही हूँ, वह मन है मेरे और आदि की। यह सुनकर आदि बोलता है लेकिन अयान ना तुम उन्हें जानते हो और ना मैं जानता हूँ, हमें नहीं पता वह कैसे इंसान थी। हम बस इतना जानते हैं कि वह हमारे माँ है और इस चीज़ से यह साबित नहीं होता कि वह सही है। इसे वहाँ पर से कड़ी होते हुए बोलती है हमें कुलकर्णी कंपनी जाना है। ये कहकर वहां से निकल जाती है। आदि और अयान भी उसके पीछे जाते हैं लेकिन वो उसे तक पहुंचने उससे पहले ईशा अपनी कार लेकर वहां से निकल चुकी थी। आदि और आयन एक दूसरे को देखते हैं और अपना सर नाम दिला देते हैं। अयान बोलता है तुम अपनी कार से, हमें अपनी कार से आता हूँ। आदि कुछ नहीं बोलता और अपने कार की तरफ बढ़ जाता है। आदि अपनी गाड़ी में बैठकर किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से एक लेजी आवाज आती है, बोल क्या काम है। आदि बोलता है तुझे किसी को कुछ काम हो ही नहीं सकता है क्या, तू अभी भी सो रहा है। ये सुनकर दूसरी तरफ से आवाज आती है तो क्या करूं, मेरे पास खाने के लिए खाना नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, बस सोने के लिए कुछ नींद है, उसे ही काम चला लेता हूं। ये सुनकर आदि अपने कॉल वॉइस में बोलता है क्यों कुलकर्णी कंपनी लॉस में जा रही है क्या। ये सुनकर दूसरी तरफ से वह आदमी गुस्से में बोलता है तू जानता तो है वो कंपनी भाई चलते हैं और मुझे फूटी कुंवारी नहीं देते हैं, उन पर उन्हें मुझ पर बिल्कुल तरस नहीं आता है। ये सुनकर आदि बोलता है हाँ तो जरूर तूने फिर कुछ किया होगा। ये सुनकर वह इंसान दूसरी तरफ से बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया था, वो मधु की बच्ची आधी रात को मेरे कमरे में आ गई थी और जब भाई आए तो उन्होंने उसे मेरे कमरे में बेड पर सोए देख लिया। उन्हें हो गई गलतफहमी और उसमें दुखी बच्ची ने इतना एक्टिंग किया कि भाई को सब सच लगाकर मैं उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ और भाई ने मुझे पनिशमेंट में घर से निकाल दिया और मेरे सारे कार्ड भी ले लिए। ये सुनकर आदि बोलता है ड्रामा बंद कर, पूरे इस दुनिया के हर एक इलाके में तेरे रेस्टोरेंट है और तू उसका इकलौता मालिक है, अब तेरे पास भी पैसों की कमी हो गई है। ये सुनकर वह दूसरा आदमी बोलता है मैं तुझे क्या बताऊं, मैं अपने सारे कार्ड रेस्टोरेंट वाले भी बंद कर दिए। वह मधु की बच्ची मुझे ढूंढने में लगी हुई, मैं उसे छुपता छुपता फिर रहा हूँ, इसलिए तो मैं अपने वह वाला फ़ोन बंद रखा है, कहीं वह मुस्ताक पहुंच गई ना तो मेरे तो खैर ही नहीं है। ये सुनकर
अपना सर नाम दिला देता है और बोलता है अभी कहाँ है तू। ये सुनकर वह दूसरा इंसान बोलता है नहीं बताऊंगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है तू एक दगाबाज है, अगली बार में छुपा था तो तूने मधु को बता दिया था और वह बेकार घटिया बस दिमाग उसे दिस लड़की मुझे ढूंढते घूमते वापस मेरे पास आ गई थी। यह सुनकर आदि बोलता है बहुत हो गया, वह एक लड़की है, उससे भी बड़ी बात वह तुमसे प्यार करती है, उसकी इज्जत किया करो। ये सुनकर वह दूसरा इंसान बोलता है तो मैं भी तो करता हूँ ना, पर तू तो जानता है मुझे प्रॉब्लम होती है फिर एक्सप्रेस करने में। फिर दूसरी तरफ वाला इंसान को सोचकर बोलते वैसे तूने मुझे आज कॉल किया, आज सूरज किधर से निकला है। ये सुनकर आदि बोलता है आरव कुलकर्णी मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें कॉल करूं, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। ये सुनकर आरव बोलता है मुझे बहुत अच्छे से पता था तुम बिना काम के कॉल करने वाले इंसान ही नहीं हो, तुम भी मतलबी हो इस पूरे मतलबी दुनिया की तरह। आदि बोलता है तुम्हारी नौटंकी हो गई तो मेरी बात सुनो। आरव बोलता है हाँ बोलो सुन रहा हूँ। आदि बोलता है मुझे ये बताओ तुमने मुझे आज तक अपने पापा से क्यों नहीं मिलाया। ये सुनकर आरव बोलता है तुम्हें तो अच्छे से पता है पापा किसी से भी मिलना नहीं चाहते हैं। फिर आदि बोलता है मिलना नहीं चाहते या तो मिलना नहीं चाहते हैं। ये सुनकर आरव बोलता है कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हो, मुझे मिलने में क्या प्रॉब्लम होगी। आदि डायरेक्ट बोलता है तुम्हारी माँ कहाँ है। ये सुनकर आरव थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर बोलते ही तुम कैसी बातें करे, तुम्हें मेरी माँ से क्या लेना देना, तुम जानते हो ना उसे दुनिया में नहीं है, तो तुम बोलकर मेरे जख्म को हरा क्यों कर रहे हो। आदि बोलता है अच्छा तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे फैमिली में सिर्फ तुम्हारे पापा है, तुम्हारे भाइयों के अलावा क्या तुमने कभी उनसे पूछा नहीं कि तुम्हारी बाकी फैमिली कहाँ है। ये सुनकर आरव बोलता है जरूरी नहीं है सबकी बड़ी फैमिली हो, और मैं और भाइयों ने वापसी पर पूछा था, पापा ने कहा था हमारी फैमिली थी, बड़े हादसे में सब हमें छोड़कर चले गए और हमने आगे कुछ नहीं पूछा। अगर पापा बताना चाहते तो वह खुद बता देते, और पापा ने नहीं बताया तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होगी और हमें अपने पापा पर पूरा भरोसा है। आदि कुछ भी नहीं बोलता है और बिना कुछ कहे कॉल काट देता है और खुद से बोलते हैं भरोसा होता ही टूटने के लिए, और अपनी गाड़ी को स्पीड में भागने लगता है। अयान भी वहां फोन पर किसी से बात कर रहा था, इसलिए वह भी अपनी कार रोककर आराम से बात कर रहा था, कुछ पता कर रहा था। वह बार बार किसी को कॉल मिला रहा था लेकिन कॉल मिल नहीं रहा, तो गुस्से में अपने फोन को सीट पर फेंक के बोलता है अधिक के बच्चे, अगर तुम मुझे मिल जाओ मैं तुम्हें मार दूंगा। कभी तुम टाइम पर कॉल नहीं उठाते हो। वही ईशा जो अपनी कार को कुलकर्णी कंपनी के सामने रुकती है और बहुत आराम से उतरती है और सीधे अंदर चल जाती है। जितने लोगों से देख रहे थे बस उसे देखते ही रह जा रहे थे, सब अपना अपना काम जैसे भूल ही चुके थे, सब स्टैचू बनाकर एक सा ईशा को ही देख रहे थे। ईशा ने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया हुआ था। वह रिसेप्शन पर जाती है और बोलती है श्री कुलकर्णी का ऑफिस किस रोड पर है। ये सुनकर रिसेप्शन उसको ढूंढने लगते हैं और बोलती है क्या आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है। ईशा बोलती है जितना पूछा है उतना बताओ। ये सुनकर रिसेप्शन भी अकड़ में बोलती है ऐसा नहीं होता है, बिना अपॉइंटमेंट क्या आप नहीं जा सकती है, आपको अपॉइंटमेंट दिखाना पड़ेगा। ईशा अपने आप को शांत करती है और उसे रिसेप्शन से बोलता है मिस्टर कुलकर्णी को कहे ईशा मिलने आई है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हंसते हुए बोलती है और ईशा जी आप इतनी खास तो है नहीं, क्या आपके लिए मैं अपने बॉस को बीच मीटिंग में डिस्टर्ब करूं। उसे रिसेप्शनिस्ट को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ईश्वर बहुत अकड़ में उससे बात कर रही थी, वह दिखाना चाहती थी उसके पास भी अकड़ काम नहीं है। ऐसा अगर खूबसूरत है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह से कुछ भी कर सकती है, ऐसा उसे रिसेप्शन से बोलता है। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ तुम कॉल कर रही हो या नहीं। ये सुनकर रिसेप्शन भी अकड़ में बोलती है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम इतनी अच्छे से जानती हो मिस्टर कुलकर्णी को तो खुद क्यों नहीं कॉल कर लेती हो। फिर भविष्य की थोड़ी करीब आकर बोलता है या फिर ऐसा है कि आज के लिए मिस्टर कुलकर्णी ने तुम्हें बुक किया है आपने रात रंगीन करने के लिए। उसे रिसेप्शन को लगा था ईशा को बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन ईशा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती है, जो इसके लिए बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात थी। वह चाहती थी ईशा गुस्सा करे और फूट पड़े और उसे मौका मिले ईशा को ब्लेम करने का। ऑपरेशन बहुत शांत खड़ी थी क्योंकि ईशा पर इन सब चीजों का कोई अब असर नहीं पड़ता था, वह इन सब बातों से कई आगे निकल चुकी थी। अब शायद उसके लिए इमोशंस मायने नहीं रखते थे।
ईशा कुछ बोलती है करती उससे पहले ईशा की नज़र ऊपर जाती है। ऊपर लिफ्ट रख चुकी थी और वह लाइव जो ट्रांसपेरेंट थी वह सब कुछ देख सकती थी आराम से। उतना ऊपर कोई देख ही नहीं रहा था और जब इसे ऊपर देखी है तभी देख सकती थी कि लिफ्ट में कोई इंसान है जो लिफ्ट रुकने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी से इधर घूम रहा है, लेकिन प्लीज़ ट्रांसपेरेंट थी और साउंड प्रूफ थी जिसकी वजह से आवाज़ बाहर नहीं आ पा रही थी, लेकिन वह इंसान दिख सकता था लेकिन किसी की भी नज़र वहाँ जा ही नहीं रही थी। पूरी कंपनी 41 फ्लो की थी। ऑन लिफ्ट 23वें फ्लो पर रुकी थी। ईशा अपनी नज़रें और तेज करके ध्यान से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखें जो हमेशा उसे मजबूर और कमज़ोर बना देती थी, अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर खोलती है तो हैरान हो जाती है। वह सीधे दौड़ती है। उसे रिसेप्शनिस्ट को लगता है कि वह यानी कि ईशा भागकर मिस्टर कुलकर्णी से मिलने के लिए जा रही है। सारे बॉडीगार्ड को चिल्लाती है उसे लड़की को पकड़ो, खुद उसके पीछे भागने लगती है, लेकिन निशा बहुत स्पीड थी। वह सीधे रेलिंग को पकड़ के लिफ्ट के ऊपर चढ़ने लगती है। देखकर सब हैरान थे और सब देख रहे थे, लेकिन सबकी नज़र ईशा पर थी। कोई ऊपर नहीं देख रहा था कि लिफ्ट में कोई रुका हुआ है। ईशा लिफ्ट के ही जरिया यानी कि लिफ्ट नीचे आने के लिए जो स्ट्रॉ बनाई गई थी उसी के जरिए ईशा ऊपर जा रही थी। ईशा किसी ट्रेन एजेंट की तरह जल्दी जल्दी ऊपर चले जा रही थी। अब सबको ईशा के लिए डर लग रहा था कि इच्छा इतनी ऊंचाई से कहीं की नज़र 10 फ्लो तक पहुंच चुकी थी और अब ये देखकर सबकी नज़र उसे लिफ्ट पर भी जा चुकी थी जो रख चुकी थी और वह साथ देख सकते थे कोई इंसान बहुत स्ट्रगल कर रहा था। पर आदि और अयान भी पहुंच चुके थे। आदि और अयान दोनों ही साथ में ही वहां पर पहुंचे थे। जब वह दोनों भी ऊपर की तरफ देखते हैं तो घबरा जाते। आदि और अयान भी दौड़कर ईशा के पीछे जाते हैं और बिना किसी डर की वह भी उसे रेलिंग पर चढ़ के ईशा के पीछे जाने लगते हैं। बॉडीगार्ड सारे डर गए थे, उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि आदि और अयान कौन है, इसलिए वह उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते थे। अब तक ईशान को भी खबर मिल चुकी थी कि उसके कंपनी में क्या हो रहा है। छोटी मोटे कामों के लिए नीचे बिल्कुल नहीं आता, इसलिए वह अपनी फुटेज में जब देखा है और जब वह ध्यान से देखा है कि वह ईशा, अयान और आदि है तो वह हैरान हो जाता है। लेकिन जब उसकी नज़र लिफ्ट पर जाती है कि लिफ्ट में कौन इंसान बंद है तो उसकी जैसे सांस ही रुक जाती है। जल्दी से वहां से भाग कर निकल जाता है। वह भी अब उसे रोड पर पहुंच गया था, लेकिन जब ईशा को देखा है जो ऑलरेडी 15वें मंजिल पर थी, उसकी सांसें फिर से जैसे रुकने से लग गई थी। वह नहीं जानता था ईशा से उसका क्या अटैचमेंट है, लेकिन ईशा को वैसे देखकर वह बहुत घबरा गया तो उसे डर लग रहा था अगर ईशा को चोट लग गई तो ईशा गिर गई तो। ईशान जल्दी से भागकर 23वें मंजिल पर जाता है जहां पर वह इंसान लिफ्ट में फंसा हुआ था, लेकिन ईशान जानता तो इंसान 23वें मंजिल पूरी तरीके से नहीं था, वह बीच मंजिल पर था। वह 22 और 23 मंजिल के बीच में उसकी लिफ्ट रख चुकी थी। इसे जल्दी से लिफ्ट तक पहुंच चुकी थी। वह एक रेलिंग के सहारे खड़ी होती है और अपने पैर को हवा में खुला छोड़ देती है, जिससे अगर वह हाथ अपने रेलिंग से हटा देती तो नीचे गिर जाती। फिर अपनी एक हाथ से रेलिंग को अच्छे से पकड़कर दूसरे हाथ से लिफ्ट को खोलने की कोशिश करने लगती है। उसका हर मूव बहुत सटल था। वह बहुत आराम से 1 मिनट के अंदर ही वह लिफ्ट खोलकर उसके अंदर चली जाती है। वह जब इंसान को देखते हैं तो जल्दी से उसे पकड़ के खड़ा करती, क्योंकि इंसान गिर चुके थे। ठीक से ऑक्सीजन न मिलने की वजह से वह इंसान अपनी आंखें बंद कर रहा था, लेकिन फिर वह अपनी इंसान जाकर खोलने की कोशिश करता है। ईशा जल्दी से बोलती, देवांश अंकल प्लीज़ अपनी आंखें खोलने की कोशिश करिए, आगे किया होगा जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल। किसी के मुंह से अपना नाम सुनकर वह आदमी हक भाग जाता है और जल्दी से अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह खोल नहीं पा रहा था क्योंकि उसे ऑक्सीजन ना मिलने
की वजह से उसके अंदर की एनर्जी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। ईशा लिफ्ट में कुछ चीज़ करती है और वह लाइव धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। वो लिफ्ट रुक तो नहीं रही थी लेकिन बढ़ रही थी। गेट खुला था। ईशा उसे इंसान को अच्छे से पढ़ती है और जैसे ही लिफ्ट 30 मंजिल पर पहुंचती है वो रुकने वाली तो थी नहीं, इसे ये जानती थी, इसलिए ईशा उनको लेकर छलांगा मार लेती है और वह दोनों फ्लोर पर जाकर गिरते हैं। लेकिन निशान इस तरीके से छलांगा मार था कि उसके साथ वाले इंसान को बिल्कुल चोट ना लगे। जब आदि और अयान दोनों ही यह चीज़ देख चुके थे कि ईशा लिफ्ट के अंदर जा चुकी है तो वह वहीं से रेलिंग के थ्रू फ्लोर पर उतर गए थे और दूसरी लिफ्ट के जरिए 23 मंजिल पर आ चुके थे कि कुलकर्णी भी वहीं पर ही था। ईशा उसे इंसान को लेकर बाहर होती है तो ईशान, आदि और अयान तीनों ही उनकी तरफ भागते हैं। ईशान जल्दी से जाकर ईशा के हाथ से इंसान का हाथ रहता है और उसे इंसान को देखते हुए पापा पापा आप ठीक है ना। वही अयान और आदि दोनों ही ईशा के पास है। अयान ईश्वर को अच्छे से चेक कर रहा था और आदि भी ईशा के हाथ को कभी पैरों को कभी उसे घुमा घुमा कर देख रहे थे, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है। लेकिन निशा की नज़रें उसे इंसान पर थी, उन दोनों से दूर होती है और उसे बेहोश पड़े इंसान के पास जाती है, जो इंसान पूरी तरीके से बेहोश नहीं था, इसलिए चेक करने लगती है और घबराकर बोलती है प्लीज़ अपने आँखें खोली देवांश। अंकल अपनी आँखें खोलिए ईशा के मुंह से। देवांश सुनकर ईशान, अयान, आदि तीनों निशा को कन्फ्यूजन में देख रहे थे। ईशान तो जानते ही नहीं था देवांश किसका नाम है, लेकिन आदि और अयान जो जानते थे वो बहुत हैरानी से उसे इंसान को देख रहे थे। ईशा बहुत ज़्यादा ही घबराई हुई थी। वह इस वजह से ज़्यादा घबराई थी क्योंकि वह इंसान एक आखिरी उम्मीद था उसकी मां तक पहुंचाने के लिए। वह इंसान जो बेहोश था वह किसी के मुंह से अपना नाम देवांश सुनकर अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोलना है, लेकिन वह अपने सामने ईशा को देखकर इतना हैरान धार के अपनी पूरी आंखें खोल लेता है और कहता है इशिता, इसलिए तुम वापस आ गई थी। इशिता तुम कहाँ थी? ईशा अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह जल्दी से ईशान को बोलते एम्बुलेंस को बुलाओ। ईशान पहले ही बुला चुका था। वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और स्टेशन पर मिस्टर कुलकर्णी को ले जाते हैं। वो कोई और नहीं है, ईशान के फादर थे। वो सभी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। वह इस देश के सबसे बड़ा हॉस्पिटल था। वह सब वीआईपी एरिया में थे। किस बार बार वोट के बाहर चक्कर लगा रहा था ईशा और आया और आदि भी वहां पर बैठे हुए थे। ईशा को थोड़ी चोटें आई थी जो नज़ ने अच्छे से बैंडेज कर दी थी। ईशान निशा को देखकर बोलता है तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है, तुमने मेरे पापा को बचाया। ये सुनकर ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है आदि और आया। निशान को बोलना चाहते थे वो उसके फादर नहीं है, लेकिन वो दोनों अभी शांति रहना सोचते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। तभी ईशान को सोते हुए बोलता है ईशा से, तू मेरे पापा को देवांश क्यों बोल रही थी? उनका नाम तो ध्रुव है ना। ईशा तभी कुछ नहीं बोलते तो ईशान आगे बोलने और उन्हें तुम्हें इशिता क्यों कहा? क्या तुम्हारा नाम ईशा नहीं है? फिर ईशान आगे कुछ सोचते हुए बोलता है वैसे तुम मेरे कंपनी में क्या कर रही थी? ईशा अपनी आंखें बंद करती और अपनी आंखें खोलकर ईशान की आंखों में देखकर बोलती है आप मेरी ब्रदर हैं, हम ब्लड रिलेटेड है। ईशान बस ईशा को देखा ही रह जाता है। यह उसके लिए ऐसा था कि उसके ऊपर कई सारे पत्थर एक साथ आकर गिर गए थे और उसके बाद वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। वही ईश्वर को देखते ही जा रहा था। फिर वह खुद को संभालते बोलते तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें अंदाजा है? इसे अपने पॉकेट से कुछ निकलती है और अयान हाथ से वह लेकर ईशान को दे देता है। ईशान जल्दी जल्दी उसे देखने लगता है, जो कोई चीज़ देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? ईशा अपने पॉकेट से कुछ और निकलती है और अयान को देकर बोलती है यह मेरा ब्लड है। ईशान ईशा का मतलब समझ चुका था। वह इस पीछे करते हुए बोलता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम पर इतना यकीन कर सकता हूँ, मुझे लगता है, लेकिन मुझे पूरी बात जाननी होगी। ईशा अपना सर बस हमें हिला देती है। अयान कुछ खाने ही वाला तो उससे पहले ही ईशान ईशा से बोलता है मुझे पहले सब कुछ बताओ। ईशान काफ़ी कंफ्यूज, थोड़ा बहुत हैरान भी, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसे अच्छे से पता था उसके बस और 3 भाई थे उसके अलावा, और वह सारी ही बचपन से साथ है। और ध्रुव
जी ने उनसे बताया था कि उसकी माँ उनके पैदाइश के वक्त की मार गई थी, तो उनकी एक छोटी बहन कहाँ से आ सकती है। वो बहुत कंफ्यूज थे। उन्होंने ईशा को ब्लड लेने से मना तो कर दिया था, लेकिन उनके दिल में अभी भी बहुत सारी करिश्मा खर्च थी, ऐसा ये चीज़ समझती थी। इसलिए ब्लू ईशान के असिस्टेंट को दिया और कहा, इस टेस्ट करवा लो। ईशान का असिस्टेंट ईशान की तरफ देखते हैं तो ईशान अपना सर हमें दिला देता है। ईशान के असिस्टेंट के पास ऑलरेडी निशान का ब्लड सैंपल था, तो वह उसे ब्लड को लेकर वहां से चला जाता है। ईशान आगे ईशा से कुछ बोलना, तभी वहां पर रूम से डॉक्टर बाहर आता है। शाम जल्दी से पूछता है, पापा कैसे हैं। ये सुनकर डॉक्टर निराशा से बोलता है, हमें माफ करेगा, वह कोमा में जा चुके हैं। आपको तो पता कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। इस तरह उनका इतनी देर लिफ्ट में बंद रहना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो गया। जब अयान और आदि यह चीज़ सुनते हैं कि देवांश जी को ब्रेन ट्यूमर है, तो वह दोनों भी बहुत परेशान हो जाते हैं। अयान को और आदि को अपने दिल में ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी तो उन्हें अपने असली पेरेंट्स मिल रहे थे और इतनी जल्दी क्यों उनसे दूर जा रहे हैं। जब ईशान ये चीज़ सुनता है तो गुस्से में बोलता है कि और कोई तरीका नहीं है, हम पापा को ठीक कर सकते हैं। आप बताएं, मैं हर तरीका आप जो बोलेंगे मैं उसे फुलफिल करूंगा। क्या चाहिए? पैसे चाहिए? जो चाहिए मैं आपको दूंगा। आप बस मेरे पापा को ठीक कर दे, वह ऐसे कुमार में नहीं रह सकते। ये देखकर आदि को अपने दिल में तकलीफ होती है, क्योंकि दीवान जी उसके असली पिता थे, लेकिन उससे ज़्यादा ईशान को उनकी फिक्र थी। आखिर हो क्यों ना हो, क्योंकि ईशान वह था जो बचपन से उसके पिता के साथ रहा था, और आदि और अयान वह इंसान थे जो बचपन से किसी और के साथ रहे थे। वो डॉक्टर, उसकी टीम, सभी ईशान, आदि और अयान को देखकर वैसे ही डरे हुए थे। वह डॉक्टर मुश्किल से बोलता है, अगर डॉक्टर ईशानी कुछ करे तो वह बच सकते हैं। आप जानते हैं कि वह मिरेकल डॉक्टर हैं। जब ईशान की चीज़ सुनता है तो बोलता है, वह कहाँ मिलेंगे, मुझे बताएं, मैं उसे लेकर आता हूँ। फिर वह अपने फ़ोन पर किसी को कॉल करके बोलता, डॉक्टर ईशानी का पता लगाओ, जहां पर भी उन्हें खोज कर लो। वह जैसे कॉल काटते हैं, उनके सामने खड़ा डॉक्टर बोलता है, उन्हें खोजने बहुत मुश्किल है। उन्हें लगभग 5 से 6 सालों से कोई ऑपरेशन नहीं किया था, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने कॉर्पोरेशन किया है, तो हो सकता है कि वह अभी यहीं पर ही है, तो इस शहर में हो सकती हो। और विशाल नीचे सुनता है तो वह थोड़े से खुशी से बोलता है, इसका मतलब वह शहर में ही मिलेंगे। तो डॉक्टर बोलता है, जी हाँ, मैंने सुना है, अभी रिसेंटली उन्होंने एक अस्पताल में एक ऑपरेशन किया है इसी शहर में, तो इसका मतलब है वह आसपास ही होगी, उन्हें ढूंढना आसान होगा। वही ईशा अपने कदम आगे ईशान की तरफ बढ़ने वाली थी, उससे पहले ईशा को महसूस होता है कि किसी ने उसके हाथ को बहुत जोर से पकड़ रखा है। ईशा को पलटने की भी जरूरत नहीं थी, वो उसे एहसास से ही जानती थी कि वह आदि था। ऐसा इतना तो समझ चुकी थी, आदि नहीं चाहता है कि ईशा अपने आप को खतरे में डाले हुए कहती आदि की तरफ देखती है, अपने हाथ की तरफ इशारा करके बोलता है, वह तुम्हारे फादर है। आदि यह सुनकर आदि बोलता है, मुझे उस मतलब नहीं है, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई रिश्ता नहीं है और मैं किसी नए रिश्ते के लिए तुम्हें नहीं खो सकता। ये सुनकर ईशा बहुत धीरे से बोलता है, तो मुझे पहले ही खो चुके हो। ये सुनकर आदि बोलता है, ऐसा तुम्हें लगता है, मेरे लिए तुमसे जरूरी कोई नहीं है ईशा, इसलिए सोचना भी में बात अंदर जाने का। ईशा फिर से ईशान को तरफ देखकर कुछ कहने वाली थी। आयाम उसके कान में धीरे से बोलता है, सोचना भी मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। ये सुनकर ईशा बोलती है, वो तुम्हारे फादर है। ये सुनकर अयान बोलता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने अपना पूरा बचपन तुम्हारे साथ गुजारा है, इसलिए मेरे लिए यहाँ पर किसी से भी ज़्यादा जरूरी तुम हो। आगे किया होगा जानने के लिए पढ़ते रहे मिस्टीरियस गर्ल।